और आइए अब बात कर रहे हैं आज की बड़ी खबर की। योगी आदित्यनाथ ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले विरोधियों को चित्त कर दिया है। जी हां, 2021 है झांकी, 22 है बाकी। अखिलेश, प्रियंका, ओवैसी और मायावती सब चित्त हो गए योगी आदित्यनाथ की जीत के आगे। आइए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने कैसे मिठाई खाई, पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं। आइए ये तस्वीर देखिए। योगी आदित्यनाथ प्रेस से बात करने आए थे। योगी आदित्यनाथ ने मुंह मीठा किया। ये देखिए, मिठाई का डब्बा खोला गया और योगी आदित्यनाथ का मुंह मीठा कराया गया, क्योंकि 22 से पहले ही योगी ने जो जीत हासिल की है वो 22 में भी क्या योगी का मुंह मीठा करा देगी, इस तरफ इशारा कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि योगी के जीत के बाद उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल है। पहली तस्वीर देखिए, रामपुर की दिखा रहा हूं मैं, अगर एम्बियंस भी सुनवाऊं मैं। देखिए रामपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों में जश्न का माहौल, फूल के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल नगाड़ों की आवाज भी आप सुनेंगे। ये रामपुर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। एक अगली तस्वीर देखिए, प्रयागराज की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रयागराज में भी कैसे जश्न मन रहा है। ये देखिए, ब्लॉक प्रमुख बीजेपी का जो जीता है उसे कंधों पर उठा लिया, फूलों की मालाओं से स्वागत किया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने बाद, 8 महीने बाद 2022 फरवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। क्या ये जीत बता रही है कि 2022 में योगी फिर रिपीट होने वाले। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीर मैं दिखाऊं, फुल स्क्रीन ये तस्वीर देख रहे हैं आप कि जश्न की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सुनिए जरा किस तरह से जश्न हो रहा है। और आइए अब आपको जल्दी से बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कितनी बड़ी जीत दर्ज की है। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। योगी ने जीत दर्ज की है। चुनाव 2021 का है, नतीजे 2022 के हैं। क्या 825 में से 626 सीटें, जी हां, बीजेपी ने, योगी ने 825 से 626 सीटें जीती हैं। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, अखिलेश का हाल क्या रहा। 825 में से सिर्फ 98 सीटें, यानी 3 डिजिट में भी नंबर नहीं पहुंचे, 100 सीट तक भी नहीं पहुंच सके। अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं आपको कुशीनगर की। ये देखिए जरा, प्रयागराज में जश्न का माहौल, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। चारों तरफ उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं सामने कि कैसे यूपी में जश्न हो रहा है। लोग सड़कों पर निकले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है। 600 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है 825 में से। यह बता रहा है कि योगी के काम पर मोहर लगी है। देखिए, और इस जीत के फौरन बाद बड़ी खबर यह है, योगी की इस बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट कर बधाई दी है योगी आदित्यनाथ को। प्रधानमंत्री ने योगी के काम की सराहना की है। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी यूपी बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। प्रधानमंत्री का ट्वीट है, योगी सरकार की नीतियों और जनहित योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के लिए यह ट्वीट किया है। तो योगी की यह पहली जीत नहीं है 2021 में। आपको याद होगा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में योगी ने कैसे विरोधियों को एक तरफ गिरा दिया था। देखिए जरा, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में योगी ने कैसे जीत दर्ज की है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जल्दी से अगर ग्राफिक्स हम प्ले कर सके कि बीजेपी ने थोड़ी बहुत नहीं, 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह आपके सामने आ गया है पूरा ग्राफिक्स। बीजेपी ने 67 सीटें दर्ज की थी जीत। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, अन्य के खाते में 3, कांग्रेस 0 और बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी थी। यह है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे, यानी इसमें भी योगी ने प्रचंड जीत दर्ज की। और ब्लॉक प्रमुख के नतीजे मैंने आपको दिखाया भी कि वहां भी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने दरअसल एक ट्रेलर दिखा दिया है 2022 से पहले। जरा देखिए योगी ने कैसे विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है सिर्फ इन 2 बाजियों में। देखिए जरा रिपोर्ट। जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, आस्था
खिलवाड़ कर रहा हो उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए। 2022 से पहले योगी का ट्रेलर, योगी के आगे विरोधी चित, ब्लॉक चुनाव में योगी का डंका। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यूपी अब योगी योगी हो चुका है। राज्य की सियासत में उनके सामने कोई नहीं है टक्कर में। सियासत के सारे सूरमा फेल हैं, जो ना तो चुनाव में टक्कर दे पा रहे हैं और ना ही सड़क पर आंदोलन करने के लायक बचे हैं। आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों के बाद उनके हौसले 7वें आसमान पर हैं। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। तो सवाल यह कि क्या 2022 में फिर एक बार योगी का झंडा बुलंद होने जा रहा है? क्या योगी फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? सियासी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में 4 मुख्य पार्टियां हैं। उनमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, प्रियंका की कांग्रेस और ओवैसी की AIMIM शामिल है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी का हश्र सब देख चुके हैं। योगी की लहर का ही असर था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। राज्य की सियासत में कांग्रेस न 3 में न 13 में। चुनाव में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे और प्रियंका दिल्ली में एसी में आराम फरमा रही थी। चौथी पार्टी ओवैसी की AIMIM है, जिसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में सवाल यह कि आखिर ये विपक्षी पार्टियां योगी को कैसे रोक पाएंगी? और आइए अब आपको बताएं, चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हों, लेकिन इस दौरान हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, हिंसा जहां हुई वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई थी और इस दौरान पत्थरबाजी हुई। ये तस्वीरें हम आपको यूपी की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह पुलिस को वहां लोगों को खदेड़ना पड़ा, ये हालात थे, ये हिंसा की तस्वीर आई। लेकिन इस हिंसा के साथ साथ सियासतदानों को सियासत करने का मौका मिल गया। ट्वीट में दिखाऊंगा, राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है। देखिए जरा, राहुल का ट्वीट मैं दिखा रहा हूं। राहुल ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 8 जुलाई को नामांकन था और इस दौरान कई जगह हिंसा हुई, गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थी। कन्नौज, लखीमपुर, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच से हिंसा की खबरें मिली। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। इसके अलावा कुछ और जगहों से हिंसा की तस्वीरें आई थी, वो आपको दिखाते हैं कि इस दौरान कहां कहां हिंसा हुई। एक और तस्वीर देखिए, यह इलाहाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, आवाज अगर मैं सुनवा सकूं, ये आप देख रहे हैं प्रयागराज की तस्वीरें, कैसे लाठी चली, पुलिस ने दोनों गुटों को अलग करने की कोशिश की। अमूमन राजनीतिक दल के लोग आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से इस तरह की हिंसा की तस्वीरें आई। ये चंदौली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त। ये देखिए, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आई थी। लेकिन इन्हीं तस्वीरों पर खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं प्रियंका ने क्या ट्वीट करते हुए लिखा। लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद सियासतदानों को सियासत करने का मौका मिल गया। कुछ सालों पहले एक बलात्कार पीड़िता ने, से जल्दी से मूव करेंगे, बीजेपी विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसे व उसके परिवार को मारने की कोशिश की गई थी। आज एक महिला का नामांकन रोकने के लिए बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। सरकार वही व्यवहार कर रही है, यानी सरकार वही व्यवहार वही। और आपको बताएं, प्रियंका गांधी निशाना भले ही साध रही हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें आई हैं। 825 में 5। आप समझ सकते हैं कि कितना, कौन कितने पानी में। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं हिंसा की, ये देखिए, लाठी डंडे चले, पुलिस मुस्तैद थी। पुलिस ने राजनीतिक विरोधियों को, प्रतिद्वंदियों को दौड़ाया है कि किसी तरह की हिंसा की स्थिति ना बने। ये अमरोहा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के अमरोहा की तस्वीर। और इन सब तस्वीरों के साथ ही मायावती ने भी एक ट्वीट किया, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। मायावती ने क्या कुछ लिखा है अपने ट्वीट में। मायावती लिख रही है, देखिए, मायावती ने ट्वीट किया, अब यूपी विधानसभा का चुनाव निकट, तब भाजपा सरकार के विरुद्ध सपा जो जुबानी विरोध और आक्रामकता दिखा रही है वो घोर छलावा और अविश्वसनीय है, क्योंकि इन्हीं सब सत्ता के दुरुपयोग और हर कीमत पर चुनाव जीतने आदि, यानी मायावती का कहना है कि इस तरीके से चुनाव जीता गया, उस पर सवाल उठा रही हैं। यह विपक्ष का बहुत पुराना राग रहा है कि जब जब
चुनाव हारते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी हिंसा को दोष देते हैं, खुद चुनाव लड़ते नहीं, लड़ते हैं तो बुरी हालत हो जाती है। इसलिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए अपनी हार को सामना करने के लिए, हार को पचाने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने 600 से ज्यादा सीटें जीती हैं 825 में से। क्या योगी के काम पर उत्तर प्रदेश ने मुहर लगा दी है? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2022 के लिए मन बना लिया है? यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। जो कार्यशैली है, जो कार्य है योगी जी का और मोदी जी का, उसके बल पर 2022 में पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पूरी तरह से हमारे योगी जी और मोदी जी उस कार्य को कर रहे हैं जो गांव गरीब किसान की बात होती थी, उस सपने को साकार कर रहे थे। योगी जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से ही बनेगी। मैं जैसे भाजपा सरकार चल रही है, ये केवल पैसे वालों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता इस समय इतनी परेशान है। उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से तो सपा सरकार आ रही है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है सर्व समाज को लेकर काम करना। जो चीज़ें बहुत सारी पेंडिंग थी वो हो रही हैं। माफिया राज धीरे धीरे कम हो रहा है। जो लोग माफियागिरी करते थे वो सब या तो जेल के अंदर है या उन्होंने बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उनके बड़े बड़े मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, अगर वास्तविक इस तौर पे देखा जाए तो जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा बिल्कुल आनी चाहिए। मुझे लगता है विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी है यहाँ, क्योंकि विपक्ष में उन्हीं की लोग जो है मूवमेंट करते हैं, सड़कों पे रहकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली है उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी हूँ। इस समय कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है सरकार ने। आने वाले समय पे हम दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा देखना चाहेंगे। सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की आएगी। हम लोग सब पूरी जनता जो है उम्मीद किए बैठी है कि अखिलेश जी आएंगे यहाँ पे। प्रदेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य इस प्रदेश के लिए किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे प्रदेश के जितने भी देशवासी सभी को उम्मीद है कि इस बार अगली बार भी योगी जी पुनः बहुमत प्राप्त करेंगे और सरकार बनाएंगे। तो आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को सुन लिया, क्या कह रहे हैं यूपी के लोग। अब आपको बताते हैं यूपी में योगी आखिर क्यों पहली पसंद बन गए, जरा ये समझिए। योगी क्यों है पहली पसंद? दरअसल यूपी की जनता की राय यह बताने के लिए काफी है कि राज्य में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली है। आज के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे और इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ के पक्ष में हवा बनने लगी है। वैसे भी योगी के सामने पिछले 4 साल में विपक्ष दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। अब जब चुनाव नजदीक आया है तो विपक्षी दल केवल बयानबाजी कर योगी को पटकनी देना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है योगी आदित्यनाथ का कर्मठ होना। योगी काफी मेहनती हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, जनता की सेवा में ही उनका लक्ष्य है और इसके लिए वो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते। यही वजह है कि उन्हें कर्म योगी भी कहा जाने लगा है। दरअसल घर परिवार से दूर होना, सन्यासी की जिंदगी जीना, गरीब लाचारों की सेवा में अपनी जिंदगी लगा देना, कुछ ऐसी वजह है जो उन्हें आम इंसान से खास बनाती है। आपको याद होगा कि कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद योगी लगातार काम कर रहे थे और स्वस्थ होने के बाद शहर शहर दौरे पर निकल पड़े थे योगी आदित्यनाथ। योगी कर्मठ नहीं, ईमानदार भी हैं और यूपी की सत्ता में आए उन्हें 4 साल से ज्यादा हो चुके, लेकिन कभी उन पर भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा। यहां तक कि जब भी उन्हें भ्रष्टाचार की खबर मिली उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उस पर अंकुश लगाया। योगी कर्मठ और ईमानदार ही नहीं, सख्त प्रशासक भी हैं। योगी के सत्ता में आने के बाद से ही यूपी की कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार आया। 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उत्तर प्रदेश की। कानून व्यवस्था को सख्ती से मेंटेन किया है योगी ने और पुलिस का इकबाल बुलंद किया है। पिछली सरकारों में डॉन और माफियाओं की तूती बोलती थी, इनके अपने अपने इलाके थे और उन इलाकों में ये लोग एक छत्र राज किया करते थे। पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें छू सके, लेकिन योगी के सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। अब डॉन और माफिया का तमगा लिए घूम रहे लोग सलाखों के पीछे हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं और बाकी कैदियों की तरह कतार में खड़े होकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अतीक अहमद की 326 करोड़ की संपत्ति, मुख्तार अंसारी की 194 करोड़ की संपत्ति, सुंदर भाटी की 63 करोड़ की संपत्ति और ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह की 18 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई
और माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी मौत का आंकड़ा आसमान छुएगा, लेकिन योगी के कामकाज का तरीका ऐसा था कि मौत को रोकने में बहुत हद तक कामयाबी मिली और महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे कम आबादी वाले राज्यों की तुलना में यहां कम संख्या में लोगों की जानें गई, जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं योगी का योग क्या कहता है, यानी उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन 2022 की योगी की कुंडली क्या कह रही है, योगी के सितारे क्या कह रहे हैं, 2022 में योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनिए जरा पॉलिटिकल पंडित क्या कह रहे हैं और ज्योतिषी क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो अब जब कोई सोचेगा कि हमको किस पार्टी को चयन करना है, तो जाहिर है उनके सामने जो दूसरे तीसरे नेता हैं, दूसरी तीसरी पार्टियां हैं, उनसे तुलना तो करेगा, और तुलना करेगा तो उसके सामने योगी आदित्यनाथ का चेहरा आएगा। लेकिन जिनको विशेष रूप से हिंदुत्व से, राष्ट्रीयता से, या जिनको भगवा से, जिनको संन्यास से वो सारी समस्या होंगी, वो तो पहले भी नहीं देते। भारतीय ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं के अनुसार से यदि हम योगी जी के भविष्य को देखने का प्रयास करें, और हमने आज देखा, और ग्रहों की गणनाएं साफ साफ दिखाती हैं कि 2022 के चुनावों में बहुत संपूर्ण रूप से विजय प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। आज के प्रश्न लग्न के अनुसार से हमें दिखाई दिए, वो साफ साफ दिखाते हैं कि उनका राज्य निष्कंटक तौर पर आगे चलेगा और उनका वर्चस्व जिस प्रकार से छाया हुआ है वैसा छाया रहेगा। तो सितारे बहुत तेज हैं योगी के, कह रहे हैं विक्रमादित्य। आइए अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ और बाकियों में फर्क क्या है, यानी क्या फर्क है योगी और अखिलेश में, क्या फर्क है योगी और मायावती में, आपको बताने जा रहे हैं। योगी और अखिलेश में फर्क देखिए। पहली वजह, योगी के राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं, सबसे ज्यादा एनकाउंटर, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। अखिलेश के राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे। आपको याद होगा 2017 का वो चुनाव जिस वक्त सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश की कानून व्यवस्था पर उठ रहे थे। योगी भाई भतीजावाद के मामले में योगी पर अब तक कोई सवाल नहीं उठे हैं, यानी किसी के भाई की पैरवी हो रही हो, किसी के भतीजे की पैरवी हो रही हो, योगी सरकार में ये चीजें देखने को नहीं मिली। अखिलेश सरकार में आपको याद होगा चाचा भतीजे की लड़ाई हो, या चाचा ने किसको ठेका दिलाया या भतीजे ने क्या किया, ये लड़ाइयां चलती रही और इस तरह के बहुत आरोप भी उस दौरान लगे। दूसरी वजह, जातिवाद नहीं, योगी पर जातिवाद का आरोप नहीं लगा। अखिलेश के दौर में आपको याद होगा जातिवाद का बोलबाला था, यह कहा गया कि एक समुदाय के लिए अखिलेश सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, एक जाति के लोगों को ही नौकरियां दी जाती हैं, बाकायदा नौकरियां रद्द भी हो गई इसी वजह से, तो यह आरोप अखिलेश पर लगे। मायावती की बात करते हैं, योगी और मायावती में फर्क क्या है देखिए जरा। योगी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, अब तक 4.5 साल में योगी पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा है। मायावती पर जनता के पैसे को लूट का आरोप लगा, मायावती पर आरोप लगा मूर्तियों में घोटाले का, मायावती पर आरोप लगा कि उन्होंने बहुत फिजूल खर्ची की पार्क और मूर्तियां बनवाने में, मायावती पर संगठन को तरजीह के मामले में योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा संगठन को तरजीह देते हैं योगी, ये बात खुद पॉलिटिकल जानकार कहते हैं। मायावती की पार्टी में, मायावती जब सरकार में थी तो संगठन का एकाधिकार था, ये आरोप मायावती पर लगते हैं। ये फर्क मायावती और योगी आदित्यनाथ में। योगी का विकास पर जोर है, योगी का कोई नहीं ना आगे ना पीछे जिसके लिए योगी कुछ खर्च करें या लाभ लेने की कोशिश करें, लेकिन मायावती पर जातिवाद पर जोर के इल्जामात हमेशा लगते रहे उस दौरान। यह फर्क है योगी और बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों में। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भारत एक देश है, तो सवाल ये, इस एक देश में एक कानून क्यों नहीं। यह सवाल हम नहीं, ये खुद अब कोर्ट ने कह दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब वक्त आ गया है एक देश और एक कानून का। आपको बताने जा रहे हैं, अब तक शायद ही जहन में आया हो कि भारत एक है, संविधान एक है, तो शायद कानून सभी के लिए एक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून अलग अलग है, यही सवाल उठ रहा है इस वक्त। आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक देश में अलग अलग कानून है। जरा ध्यान से सुनिए, खासतौर पर किन मामलों में संवैधानिक रूप से हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, लेकिन हमारे ही देश के कानून में धर्म के हिसाब से भेदभाव होता है। आजादी के 73 साल बाद भी हमारे देश में शादी, तलाक और जमीन जायदाद को लेकर अलग अलग कानून हैं।
सबसे पहले इसे समझिए। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए एक अलग कानून है, हिंदू कोड बिल है, हिंदू, सिख और जैन के लिए। और मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए शादी के लिए पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ। जी हां, यानी उनका शादी का कानून अलग है। हिंदू, सिख, जैन के लिए हिंदू कोड बिल है, लेकिन मुसलमान के लिए, मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए तलाक के लिए पर्सनल लॉ है। ऐसे ही जमीन जायदाद के मसले में भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए हिंदू कोड बिल है। उसी तरह से मुस्लिम, ईसाई, पारसी के लिए जमीन के पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ मतलब जो धर्म के आधार पर बनाए गए कानून है वो पर्सनल लॉज हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं होता क्या है। शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, जी हां, शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, और मुस्लिम शादियों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। यानी अब कोई शादी करता है अगर हिंदू तो उसके लिए एक ही शादी मान्य है, और मुस्लिम अगर शादी करता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादी की इजाजत देता है। बिना तलाक दिए अगर कोई हिंदू छोड़ता है पत्नी को तो उसकी गिरफ्तारी फौरन हो सकती है, लेकिन मुस्लिम 3 तलाक देकर पत्नी को अब तक छोड़ सकता था जब तक 3 तलाक कानून नहीं आया था। इसे खत्म कर 3 तलाक कानून इसीलिए आया। हिंदू एक बार में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है, लेकिन मुस्लिम एक बार में 4 शादियां कर सकता है, 4 बीवियों की इजाजत है। पति पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। और आपको बताएं, महिला को एक बार में एक ही शादी की इजाजत है, यानी पति तो 4 शादी कर सकता है लेकिन महिला सिर्फ 1 शादी कर सकती है। हलाला जैसी कुप्रथा हिंदुओं में नहीं है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में हलाला की इजाजत है। तो यह है कानून में फर्क। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों है। आखिर अब तक इस मामले में जैसे ही यह बात होती है कि एक देश में एक कानून आए, क्यों इस पर सियासत शुरू हो जाती है, क्यों परेशान होने लगते हैं सियासतदान। देखिए जरा रिपोर्ट। एक देश के लोग एक कानून के अंदर रहें, एक कानून के अंदर रहने का मन बने समाज का। सबकी परंपराओं में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, हिंदुओं की भी। ये होना ही चाहिए, एक देश, एक निशान, एक विधान, एक कानून, ऐसा सब होना ही चाहिए। कई प्रकार की जो विसंगतियां पैदा होती हैं समाज में, देश में, ये एक प्रकार का कानून ना होने से होती हैं। देश में एक कानून कब होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब वक्त आ गया है पूरे देश में एक कानून लागू करने का, यानी समान नागरिक संहिता। पर्सनल लॉ के नाम पर महिलाओं को भेदभाव झेलना पड़ता है। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ी बात कह दी है और कोर्ट की इस टिप्पणी का बीजेपी ने स्वागत किया है। बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो जागरूकता के लिए सरकार भी और समाज भी, उसके लिए ज़रूरी है कि व्यवस्था करे। अकेला यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्यों इतना जोर दिया जा रहा है? लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं, तमाम राजनीतिक दलों को एतमाद में लीजिए, तो सबका विश्वास हासिल करके जो कानून बनाना है बनाइए। जाहिर है जब देश एक है तो कानून अनेक कैसे हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो मजहब पर हमले के नाम पर इसका विरोध शुरू हो जाता है। देश के मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो चाहती है, तो जब मेजॉरिटी चाहती है और चंद लोग नहीं चाहते हैं, तो उनके हम राजनीतिक लाभ के लिए कोई को अपने देश को हम आतंक की आग में या कोई गलत उसके तहत थोड़ी झोंक देंगे। ये पर्सनल लॉज हर मजहब के इंटीग्रल पार्ट हैं, जिसको कि मजहब से हटाया और अलग नहीं किया जा सकता है। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर समान नागरिक संहिता का जिक्र कहां से आया। अदालत ने खुद क्यों कहा, कोर्ट ने, कि अब वक्त आ गया है कि पूरे देश में एक कानून लागू हो। हाई कोर्ट ने इस मामले में बेहद अहम और बड़ी बातें कही हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट एक मीणा जनजाति की महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई कर रहा था। पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक चाहता था। पत्नी की दलील थी कि वो मीणा जनजाति की है, उसका मामला पंचायत में सुलझाया जाएगा। ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। पत्नी ने मांग की थी कि उसके पति की तरफ से फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज की जाए। पति ने हाईकोर्ट में पत्नी की इसी दलील के खिलाफ याचिका लगाई थी। कोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार कर लिया।
इस दौरान कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही। कोर्ट ने कहा यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सही समय है। आर्टिकल 44 में जो बात कही गई है उसे हकीकत में बदलना होगा। हिंदुस्तान धर्म जाति से ऊपर उठ चुका है। भारत में धर्म जाति की बाधाएं टूट रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का यह सही और सटीक वक्त है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये समान नागरिक संहिता है क्या। आपको ये बताते हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यह है, ऐसे में सवाल उठता है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या बातें कही गई हैं जिनका कोर्ट ने जिक्र किया। दरअसल इसे समझने के लिए पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझना होगा। आसान शब्दों में समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। इसके तहत किसी भी धर्म या जाति के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। हर धर्म और वर्ग पर समान रूप से लागू हो। धर्म या जाति के आधार पर अलग अलग व्यवस्था नहीं हो। शादी तलाक जैसे कानून सभी के लिए एक जैसे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक भारतीय नागरिक जो भारत में रहता है, यहां वो अपने धर्म या जाति के आधार पर अलग कानून या फिर पर्सनल लॉ का पालन करता है। लेकिन जब वही शख्स भारत से बाहर जाता है, अमेरिका, फ्रांस या फिर यूएई जैसे मुल्क में, तो वहां का कानून मानना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि उन देशों में सभी लोगों के लिए एक समान कानून है, एक जैसा कानून है। भारत में रहते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, उनको इस मामले पर दोबारा विचार करना होगा। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के सिविल मामलों का निपटारा होता है। कहने का मतलब यह है कि अभी एक देश एक कानून की व्यवस्था भारत में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान में एक समान कानून का जिक्र नहीं है। संविधान के आर्टिकल 35 में इस बात का जिक्र है, सरकार भविष्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती है। बाद में यही आर्टिकल 35 आर्टिकल 44 में बदल गया। आर्टिकल 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता की चर्चा है। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात सही वक्त पर लागू करना राज्यों की ड्यूटी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चीन की। दुनिया में चीन का शटर डाउन होने की तैयारी शुरू हो गई। कैसे दुनिया में चीन का शटर डाउन होने वाला है, यह आपको बताएंगे। दरअसल जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा चीन पर बड़ा एक्शन लिया है। चीन की 14 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। न सिर्फ जो बाइडेन बल्कि कुछ और मुल्क इस तैयारी में है। सबसे पहले देखिए जो बाइडेन ने कैसे चीन का कॉलर पकड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। चीन के अत्याचार पर बाइडेन सख्त। 14 चीनी कंपनियों पर लगा प्रतिबंध। किसी भी तरह के व्यापार पर पाबंदी। उइगर मुसलमानों पर चीन के जुल्म का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के इस अत्याचार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका में मानवाधिकार हनन के आरोप में चीन की 14 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अमेरिकी लोगों को अब ये कंपनियां अपने किसी भी तरह के प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगी। न ही इन कंपनियों को अमेरिका के साथ व्यापार का अब अधिकार होगा। इस कार्रवाई के लिए अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इन 14 कंपनियों ने उइगर मुसलमानों के शोषण में भूमिका निभाई। चीन के झिंजियांग में लाखों उइगर मुसलमानों की प्रताड़ना का मामला सामने आया था, जिसमें इन कंपनियों में लोगों से जबरन बंधुआ मजदूरी कराई थी। चीनी कंपनियों पर बैन लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनपिंग को साफ संदेश दिया है कि वो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करना बंद कर दें, नहीं तो अब नुकसान तगड़ा होगा। और आइए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं कैसे अमेरिका ने चीन पर हंटर चला दिया है। चीन पर बाइडेन का चाबुक चल गया है। अब आपको बताने जा रहे हैं अमेरिका ने चीन पर कौन कौन से हथौड़े चलाए। अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों को बैन कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन की कई संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले अमेरिका ने तमाम चीनी एप्लीकेशंस पर रोक लगा दी थी। वहीं अमेरिका चीन से होने वाले आयात पर भी रोक लगा चुका है।
अमेरिका ने चीन से आने वाले समुद्री भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है और रोक लगाई है। इससे पहले भी अमेरिका चीन से आयात होने वाली कई चीजों पर बैन लगा चुका है। तो न सिर्फ अमेरिका, आपको बताऊं, न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 मुल्क हैं दुनिया के, यानी चीन को अब कसने की तैयारी दुनिया के और 27 देशों ने कर ली। कौन से वो देश है बताएंगे। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे चीन पर दुनिया की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। दरअसल यूरोपीय संसद में एक प्रस्ताव बाकायदा पास किया गया है जिसमें बीजिंग में जो ओलंपिक होने वाला है उसका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी गई है कि बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार किया जाए। यूरोपीय संघ ने ऐलान कर दिया है कि बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। चीन में ये ओलंपिक गेम्स 2022 यानी अगले साल होने वाले हैं और आपको बताएं कि इस बहिष्कार के साथ ही यूरोपीय संसद में एक 28 सूत्रीय प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें चीन में उइगर मुसलमानों और पत्रकारों पर अत्याचार की निंदा की गई है। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के विरोध में ही ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान किया गया और यूरोपीय संसद में जो प्रस्ताव पेश किया गया उसके समर्थन में 578 वोट पड़े और विरोध में 29 वोट पड़े हैं। इस प्रस्ताव के समर्थन में फ्रांस की इमैनुअल मैक्रो की पार्टी ने भी वोट किया है और साथ ही जर्मनी की एंजेला मार्केल की सेंटर राइट यूरोपियन पीपल्स पार्टी ने विरोध किया है। मतलब साफ है कि चीन घिरता जा रहा है और चीन का विरोध करने वाले देशों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। तो चीन की घेराबंदी पूरी तरह से शुरू हो गई, न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।